हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री पर। और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, जिसमें कि कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मास परसेंटेज को हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, तो डिफाइन आप इसको फॉर्मूला बेसिस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही इन चीजों का डेफिनेशन बनता है, या आप लोग लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम दोनों काम कर देते हैं, आपको जो पसंद आए वो कर लीजिएगा। तो यहां पर देखते हैं पहला मोल फ्रैक्शन क्या होता है। नंबर 1 यहां पर है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं यहां पर कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई एक हमारे पास टोटल पार्ट है, उसको आप 1 मान लो, और परसेंटेज में क्या होता है, इसी चीज को आप 100 मान लेते हो। ठीक है, और फिर इसमें अगर हम किसी एक टुकड़े की बात करें, यहां पर अगर 4 भाग में बांट दे और एक पार्ट को यहां कलर कर दे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कलर्ड भाग का जो फ्रैक्शन है वो 1/4 है। या हम लोग अगर 100/4 करेंगे तो बोलेंगे 25% है। ठीक है, तो परसेंटेज में बोले तो 25% और फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1/4 बोलेंगे, बात बराबर ही है। अब देखो यहां पर, अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा स्फीयर एक सॉल्यूशन का मोल हो, मान लीजिए उस सॉल्यूशन के मोल को, कि हमारे पास 1 मोल का एक सॉल्यूशन है, अगर उसमें यहां पर 1/4 भाग जो हमारे पास अगर सॉल्यूट हो, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल हमारे पास पूरा सॉल्यूशन हो, और उसमें अगर 1/4 मोल अगर हमारे पास सॉल्यूट रहे, तो वहां पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/4 कहलाएगा। दैट मीन्स पूरे सॉल्यूशन के अगर मोल को हम लोग 1 मोल मान ले, तो उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, अपना अपना जितना मोल होता है, उसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन में जब भी तुम देखते हो तो यहां पर देखो ऊपर में, यानी कि न्यूमेरेटर में कौन रहता है, जो जिस चीज के हम लोग बात करते हैं उसका मोल लेंगे न्यूमेरेटर में। डिनोमिनेटर में कौन है, तो टोटल मोल, यहां पर 4 भाग बटा हुआ है, टोटल कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें, तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल सॉल्यूशन का मोल ले लेंगे। टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, यानी कह सकते हैं हम लोग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी गिवन कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोल के सॉल्यूशन में जो भी गिवन कंपोनेंट के मोल होंगे, तो वो 1 से छोटा ही होगा, और 1 से जब भी छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन ही होगा, और उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको हम, कि अगर हमारे पास a प्लस बी दो हमारे पास कंपोनेंट हो और ये सॉल्यूशन बना रहा हो, अगर एक a के मोलों की संख्या अगर Na हो और b के मोल की संख्या Nb हो, तो जाहिर सी बात है टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा, Na प्लस Nb होगा। अब यहां से मोल फ्रैक्शन को और हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर a निकालें, तो a का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जितना a का मोल है बाय जितना टोटल मोल है, Na प्लस Nb। ठीक है, वही अगर हम B के मोल फ्रैक्शन की बात करें, तो जितना B का मोल है Nb बाय टोटल मोल, यानी कि Na प्लस Nb, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। और याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। दैट मीन्स ये हो गया कि पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 होता है। ये तो आप देख ही रहे कि पूरे सॉल्यूशन को हम लोग 1 मान के चल रहे हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट है, अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, या XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA हम लोग लिख सकते हैं। और सिंपल सी बात, अगर हम यूनिट की बात करें, तो मोल फ्रैक्शन में ऊपर में भी मोल होगा, नीचे में भी मोल होगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें, तो ये वास्तव में यूनिट लेस होगा। समझ में आ गया। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से नंबर ऑफ मोल्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। अगला टर्म हमारा क्या है, मोलैलिटी है। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 की टर्म में हम लोग बात करते हैं मोलैलिटी। ठीक है,
मोलैलिटी में क्या होता है समझिएगा यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो जाहिर तौर पर इसमें पहले सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्वेंट इसमें डाल दिए। अब इस सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से जाकर के जुड़ जाएगा। जितने ज्यादा सॉल्वेंट रहेंगे उतने ही अधिक सॉल्यूट इसमें डाला जा सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पर याद रखिएगा यही बात है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में रिलेशन दिखाता है मोलैलिटी, और कहता है कि 1 किलो के सॉल्वेंट में यानी कि पर किलो सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स यानी कि जितने सॉल्यूट के मोल्स इसके 1 किलो के सॉल्वेंट में अगर मिले होंगे, ठीक है, उसी मोलों की संख्या को मोलैलिटी बोलते हैं। यानी मोलैलिटी इज नथिंग बट ओनली अ नंबर ऑफ मोल, ठीक है। मोलैलिटी कुछ भी नहीं, वो एक नंबर ऑफ मोल्स है। किसका मोल है? सॉल्यूट का मोल है। कितना मोल है? तो उतना मोल है जो कि इस सॉल्वेंट के चाहे जितने भी हम लोग ग्राम किलोग्राम लिए हुए हों उनके 1 किलोग्राम सॉल्वेंट से जुड़ा हुआ रहता है, उसमें घुला हुआ रहता है। 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल होगा उसे मोलैलिटी कहेंगे। सपोज कर लीजिए अगर हमारा सॉल्वेंट 10 किलोग्राम का है और टोटल सॉल्यूट हमने 20 मोल घुलाए हुए हैं, तो 20 मोल सॉल्यूट डाले हुए हैं 10 किलो के सॉल्वेंट में, तो 1 किलो के सॉल्वेंट में कितने मोल आए? 2 मोल आएंगे। तो वहां पर 2 मोल पर केजी मोलैलिटी कहलाएगा। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी सैंपल ले लेना है इसकी 1 किलोग्राम का। उस 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट घुले हुए होंगे वही उसका मोलैलिटी कहलाएगा। यानी कि अगर हम मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होगा? किलोग्राम में लेना है आपको, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका हो जाएगा, यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर में मोल है और नीचे में केजी होगा, तो ये मोल पर केजी हो जाएगा। और सिंपली इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर दिया करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये मास है, वेट है, दोनों टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि पूरी मोलैलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां तक मोलैलिटी हो गया, इसका भी आप लोग नोट आउट कर लो। और फिर हम लोग चलते हैं तीसरी टर्म में मोलैलिटी की तरफ। तो तीसरा टर्म हमारा यहां पर है मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी भी मोलैलिटी की तरह नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। किसके मोल को? तो सॉल्यूट के मोल को। लेकिन इस बार अंतर क्या है? इस बार हमारे पास पूरे सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है, सपोज कर लीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम की बात यहां पर कर रहे हैं, भी है, ठीक है। तो इसमें कितने मोल सॉल्यूट घुले हुए हैं? ये n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। कितने मोल सॉल्यूट घुले हुए हैं, इस n और v के बीच रिलेशन दिखाता है मोलैलिटी। और कहता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम 1 लीटर हो, ठीक है, वॉल्यूम अगर 1 लीटर हो तो पर लीटर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे, यानी कि अगर ये 5 लीटर का मान लो सॉल्यूशन है तो इससे 1 लीटर बाहर निकाल लेंगे और उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में देखेंगे कितने सॉल्यूट के मोल घुले हुए हैं। दैट नंबर इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी कि मोलैलिटी इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम लोग इट इज द number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution। और डिफाइन यहां पर कर सकते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट में भी कैपिटल M का यूज कर लेते हैं हम लोग। यहां पर ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में होगा। और जाहिर सी बात है यहां पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी की बात करें तो टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स तो इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम जब सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं तो सॉल्यूशन में एक्सपेंशन होगा, ये वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी। और जाहिर तौर पर वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, ये भी का मान बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा मान घटने लगेगा। मतलब ये हो गया कि अगर मोलैलिटी की बात करें तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है,
विद द रेज इन टेम्परेचर द मोलैरिटी डिक्रीजेस, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घट जाता है, ठीक है ना, यानी टेम्परेचर पर ये निर्भर करता है। और अगर यहाँ पर बात करें यूनिट की तो इसका यूनिट ऊपर में मोल रहेगा और नीचे में लीटर रहेगा, तो ये मोल पर लीटर हो जाएगा और कैपिटल एम का भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मोलैरिटी का टर्म हो गया। अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पर मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, अभी हमने परसेंटेज के बारे में बताया था। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से, ठीक है ना, यानी कि अगर पूरे सॉल्यूशन के मास को हम लोग 100 ग्राम मान ले तो उसमें जितना सॉल्यूट होगा, जितने भी मास में सॉल्यूट होगा वो उस सॉल्यूशन में उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास 200 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट 100 ग्राम है, दूसरा भी कंपोनेंट 100 ग्राम है, ठीक है ना, तो दोनों ही कंपोनेंट की अगर हम मास की बात करें तो सॉल्यूशन का, यहाँ पर सॉल्यूशन 200 ग्राम का है, उसका आधा ये है, उसका आधा ये है, आधा माने 50% हो गया। तो वही परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज मास जो होता है ना किसी भी कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में, वही मास परसेंटेज कहलाता है। जनरली हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो यही मास परसेंटेज निकलता है। मास के टर्म में लिखो तो मास परसेंट, वॉल्यूम के टर्म में लिखो तो वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में आए हुए मार्क्स के बारे में बोलो तो मार्क में भी क्या होता है कि अगर आप जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स का परसेंटेज निकालना चाहते हो तो ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर रखोगे, बाय टोटल मार्क्स करोगे, इनटू 100 कर दोगे, तो वही मार्क्स का परसेंटेज निकल जाएगा। तो मास परसेंट की बात करें तो यहां पर ये होगा द मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की यहां पर हम बात करें प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is called mass percent of that component, उस कंपोनेंट का मास परसेंट ये कहलाएगा। और सिंपल सी बात है, मास परसेंट निकालेंगे कैसे, जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है उस कंपोनेंट का मास लिखोगे, मान लो कि मास ऑफ गिवन कंपोनेंट लिख दिए, गिवन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देना कितना से, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा हो जाएगा मास परसेंट ऑफ दैट कंपोनेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ये आपसे खुद ब खुद बन गया होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज्यादा ब्रीफली आप लोग थ्योरी में ही पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी के हर एक वीडियोस आप तक पहुंचाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।